पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर अभय का कॉलर पकड़ लिया। तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले? अभय ने अपनी पहचान बताई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी थाने ले चलिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे काम करते हैं। रमेश हैरानी से अभय को देख रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी आखिर है कौन। आखिर पुलिसकर्मी ने क्यों पकड़ा अभय का कॉलर, और ये रमेश कौन था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज के इस नए एपिसोड में। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे और मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज आप लोगों को सुनाता रहूं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने बचपन में हर दिन संघर्ष और अपमान झेला, आज देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर है? इस कहानी में सादगी, आत्मसम्मान और संघर्ष की ताकत छुपी है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया कि मेहनत और सच्चाई की राह से बड़ी कोई ताकत नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ने वाला बच्चा, जिसका नाम अभय प्रताप सिंह था, शायद यह सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वह देश के सबसे बड़े पदों में से एक कलेक्टर बनेगा। अभय का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनका गांव बहुत छोटा था, जहां बिजली केवल नाम मात्र की थी और पानी लाने के लिए हर घर को दूर के कुएं तक जाना पड़ता था। उनके पिता राजेश सिंह एक साधारण सब्जी विक्रेता थे, जो हर दिन सुबह सुबह सब्जियों से भरी अपनी ठेली लेकर शहर के मुख्य बाजार जाते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो पैसे बचते थे, उनसे परिवार का गुजारा होता था। अभय की मां सुशीला घर संभालने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने पर जोर देती थीं। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, वह अभय से हमेशा कहती थीं। अभय का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। हर दिन वह स्कूल जाने के लिए धूल भरी पगडंडियों पर पैदल चलता। उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे और अक्सर उनके पांवों में कांटे चुभ जाते, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। स्कूल में उनकी पुरानी किताबों और साधारण कपड़ों को देखकर कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। देखो, हमारे गांव का सब्जी वाला राजा आ गया, बच्चे हंसते हुए कहते। अभय इन तानों से आहत जरूर होते, लेकिन उनके भीतर एक अजीब जिद थी। वह खुद से कहते, अगर मैं आज सहन करूं तो कल मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। अभय को अपने पिता के साथ बाजार जाना पसंद था। वहां उन्होंने अपने पिता को ठेले पर सब्जी बेचते हुए देखा, ग्राहकों से झगड़ते हुए देखा और दिन के अंत में थकान से लदे हुए घर लौटते हुए देखा। एक दिन जब राजेश ने थकावट में बैठते हुए कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तू बड़ा आदमी बने, मुझे इस ठेले पर बैठने से छुट्टी दिला। अभय के लिए यह बात एक मिशन बन गई। उस रात उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं पढ़ाई करूंगा और ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि पिताजी को कभी ठेला न लगाना पड़े। अभय की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उनके पिता ने अपनी ठेली के घंटे बढ़ा दिए। उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन इस मदद के बावजूद उन्हें कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। अभय का सपना बड़ा था, लेकिन रास्ता मुश्किलों से भरा था। अभय ने 10वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और सभी ने उनकी तारीफ की, लेकिन जब वह कॉलेज में पहुंचे तो आर्थिक तंगी ने उनकी राह में बाधा डाली। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और उन्होंने दोस्तों से किताबें उधार लीं। पहले साल में जब वह एक स्कॉलरशिप परीक्षा में असफल हुए तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? वह खुद से बार बार यह सवाल पूछते। उनकी मां ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अभय, असफलता सिर्फ एक सबक है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे पिता की मेहनत और हमारे सपने सब बर्बाद हो जाएंगे। उठो और लड़ो। अपनी असफलता से सीखते हुए अभय ने ठान लिया कि वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करेंगे। उन्होंने अपने गांव को अलविदा कहा और दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली उनके लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और हर तरफ भीड़, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और उनकी मां द्वारा दिए गए 500 रुपये थे। दिल्ली में किराए के एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। कमरे में न पंखा था, न बिस्तर। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों बिताए। कई बार वह चाय और बिस्कुट पर पूरा दिन गुजारते। अगर मैं यहाँ हार मानूंगा तो मेरा गांव और परिवार मुझसे उम्मीद खो देगा, वह खुद से कहते। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। यह लाइन उनके लिए मील का पत्थर बन गई। 4 साल की कड़ी मेहनत और कई असफलताओं के बाद अभय ने आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली।
जब रिजल्ट आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। पिताजी, अब आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कलेक्टर बन गया हूं। उस दिन उनके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। तूने हमारे सपने को सच कर दिखाया बेटा। कलेक्टर बनने के बाद अभय ने सबसे पहले अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। वह सादगी में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने महंगी गाड़ियों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सोचा, गांव का बेटा गांव के जैसे ही वापस लौटेगा। गांव में उनके आने की खबर फैल गई। लोग मिठाइयां लेकर उनके घर पहुंचे। हर कोई उन्हें देखने और बधाई देने के लिए उत्साहित था। देखो, अभय ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अभय ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, आपकी मेहनत ने यह मुमकिन बनाया। यह सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जीत है। गांव में सुकून भरे कुछ दिन बिताने के बाद एक सुबह कलेक्टर साहब के पिता ने उनसे कहा, बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, बाजार से लेते आना। अभय प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है पिताजी, शाम को लेकर आता हूं। दवाई लाना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन कलेक्टर साहब के लिए यह उनके बचपन के दिनों की यादों से जुड़ा हुआ था। जब वे छोटे थे तो अक्सर अपने पिता के साथ दवाई लेने बाजार जाते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे। अब वह केवल उनके बेटे नहीं बल्कि गांव और जिले के कलेक्टर भी थे। उन्होंने अपनी अलमारी से एक साधारण शर्ट और पैंट निकाली। चप्पल पहनते हुए उन्होंने सोचा, कलेक्टर बन गया हूं, लेकिन गांव में मैं वही हूं, अभय। कई बार बड़ी सफलता के बाद लोग अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, लेकिन अभय को अपनी सादगी पर गर्व था। वह जानते थे कि सादगी उनकी ताकत है। जैसे ही अभय गांव की पगडंडियों पर निकले, कई लोगों ने उन्हें देखा। हर किसी की नजरें गर्व से चमक रही थीं। देखो, हमारे अभय बाबू निकल रहे हैं, कलेक्टर बनकर भी कितने सादे हैं, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। सच में यह लड़का हमारी उम्मीदों का तारा है, एक किसान ने कहा। अभय मुस्कुराते हुए सबको प्रणाम करते रहे। वह जानते थे कि उनकी सादगी ही उन्हें इन लोगों के दिलों से जोड़ती है। रास्ते में उनके एक पुराने पड़ोसी ने उन्हें रोक लिया। अरे अभय बाबू, आप पैदल जा रहे हैं, अब तो आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, गाड़ी से ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपने गांव की गलियों में चल सकूं। यही मेरी असली पहचान है। रास्ते में उनका फोन बजा। ये उनका बचपन का दोस्त रजत था, जो अब शहर में रहता था। अरे अभय, मैंने सुना कि तू कलेक्टर बन गया है, क्या मुझे भूल गया? रजत ने मजाकिया लहजे में कहा। अभय ने हंसते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूं, बता कहां मिलना है? रजत ने तुरंत कहा, मेरे घर आजा, मां भी तुझसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने मिठाई बनाई है, तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। अभय ने फौरन हामी भर दी। चलो, बाजार से दवाई लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। गांव से थोड़ी दूर जाने के बाद अभय ने एक ऑटो रिक्शा लिया। भैया, मुझे शहर तक ले चलोगे? जी साहब, बैठिए। ऑटो ड्राइवर का नाम रमेश था। वह एक साधारण आदमी था जिसकी जिंदगी रोजमर्रा की चुनौतियों से भरी थी। रास्ते में अभय ने उससे पूछा, रमेश, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रमेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, साहब, काम तो ठीक चलता है, लेकिन पुलिस वालों का डर हमेशा रहता है। हर चेक पोस्ट पर कुछ न कुछ झंझट हो जाता है। अभय ने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी के कागज पूरे नहीं हैं? नहीं साहब, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं। रमेश की बातें सुनकर अभय सोच में पड़ गए। क्या सच में हमारी व्यवस्था इतनी लचर है कि आम आदमी को हर जगह परेशान होना पड़ता है? ऑटो धीरे धीरे चेक पोस्ट की ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर रमेश के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था, जबकि दूसरा माथे पर पसीने को पोंछने में लगा हुआ था। भैया, मुझे पता था कि ऐसा होगा। ये लोग जरूर रोकेंगे और फालतू में कुछ न कुछ निकालकर पैसे मांगेंगे। अभय, जो ऑटो की पिछली सीट पर बैठे थे, रमेश की घबराहट देख रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अगर तुम्हारे पास कागज सही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। रमेश ने लाचारी भरे स्वर में कहा, साहब, इन लोगों को कागजों से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। आप देखिएगा, अभी कुछ न कुछ बोलकर पैसे मांगेंगे। जैसे ही ऑटो चेकपोस्ट के करीब पहुंचा, वहां खड़े एक पुलिसकर्मी ने हाथ उठाकर ऑटो को रोका। गाड़ी साइड में लगाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। रमेश ने गाड़ी किनारे लगाई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पुलिसकर्मी पास आया और तीखी नजरों से रमेश को देखा। कागज निकालो, उसने आदेश दिया। रमेश ने कांपते हुए कहा, साहब, कागज मेरे पास हैं, लेकिन गलती से घर पर छूट गए। पुलिसकर्मी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास कागज नहीं है और तुम गाड़ी लेकर घूम रहे हो। क्या समझते हो हम यहां बैठकर मजाक कर रहे हैं?
पुलिसकर्मी ने रमेश को घूरते हुए कहा, तुम्हारा पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस भी फेल है, अब चालान तो कटेगा। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी गाड़ी बिल्कुल सही है, कागज घर पर हैं, मैं कल आकर दिखा दूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पुलिसकर्मी ने ठहाका लगाते हुए कहा, ऐसा कर, 500 रुपये निकाल, मामला यहीं खत्म कर देते हैं, वरना थाने चल और चालान भर। अभय अब तक शांत थे, लेकिन रमेश की लाचारी और पुलिसकर्मी की हरकतें देखकर उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने पीछे से कहा, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? अगर इसके पास कागज नहीं है तो इसे समय दो, ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि इसे दंड दिया जाए। पुलिसकर्मी ने अभय की तरफ देखा और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम इसका वकील हो? अभय ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं एक नागरिक हूं और मैं देख रहा हूं कि तुम इसे बिना वजह परेशान कर रहे हो। पुलिसकर्मी अब भड़क चुका था। उसने अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, तुमसे मतलब, अपना काम करो, यह पुलिस का मामला है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। अभय ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना, न कि लोगों को डराना। अगर यह व्यक्ति निर्दोष है तो इसे जाने दो। पुलिसकर्मी को अब यह साधारण कपड़ों में बैठा आदमी चुभने लगा। उसने गुस्से में आकर अभय का कॉलर पकड़ लिया। तुम बहुत बोल रहे हो, चल थाने चल, वहीं समझाऊंगा कि कानून क्या होता है। रमेश यह देखकर हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी जो उसकी मदद के लिए खड़ा था खुद मुश्किल में कैसे फंस गया। साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे साथ हैं, इनका कोई दोष नहीं है, रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अभय को ऑटो से बाहर खींचा और कहा, अब तुम्हें थाने ले चलकर दिखाता हूं कि पुलिस का मतलब क्या होता है। अभय बिना किसी विरोध के थाने जाने के लिए तैयार हो गए। उनके चेहरे पर न डर था न गुस्सा। रमेश ने रास्ते में उनसे कहा, भैया, आपने इनसे पंगा क्यों लिया? ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, आप क्यों फंस रहे हैं? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं चुप रहता तो यह गलत होता, सच्चाई के लिए खड़ा होना जरूरी है। थाने में पहुंचते ही पुलिसकर्मी ने बाकी कर्मचारियों से कहा, देखो, यह आदमी खुद को बहुत बड़ा समझता है, इसे समझाना पड़ेगा। पुलिस थाने का कमरा भीड़ भरा और गर्म था। टेबल पर कागज बिखरे पड़े थे और कुछ सिपाही कोने में खड़े होकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी वह पुलिसकर्मी जिसने अभय और रमेश को गिरफ्तार किया था थाने में घुसा। साहब, यह आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा था, इसे समझाने के लिए यहां लाया हूं, उसने हिकारत भरी आवाज में कहा। अभय चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी न गुस्सा। उनकी आंखों में सिर्फ एक गहरी शांति थी। यह वह शांति थी जो तूफान से पहले होती है। ऑटो ड्राइवर रमेश का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह थाने के एक कोने में खड़ा कांप रहा था। साहब, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, मेरी गाड़ी के कागज घर पर हैं, मैं सच बोल रहा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ज्यादा जबान मत चला, यहां हमारी मर्जी चलती है, अगर चाहूं तो अभी तुझे लॉकअप में डाल दूं, उसने धमकाते हुए कहा। अभय ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। अगर यह आदमी सही बोल रहा है तो इसे डराने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी मर्जी कानून से ऊपर है? सारे पुलिसकर्मी चौंक कर अभय की ओर देखने लगे। पुलिसकर्मी जिसने अभय का कॉलर पकड़ा था तमतमाते हुए बोला, तुम्हें बार बार बोलने की आदत है, अब तो थाने आ गए हो, यहां भी बहस करोगे? अभय ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं यहां बहस करने नहीं, सच्चाई जानने आया हूं। अगर तुमने हमें यहां लाया है तो कम से कम कानून का पालन करो। थाने में खड़े एक सीनियर पुलिसकर्मी ने ध्यान से अभय को देखा। उनकी सादगी भरी वेशभूषा और शांत स्वभाव ने उसे असमंजस में डाल दिया। यह आदमी, यह कुछ अलग है, उसने मन में सोचा। सीनियर पुलिसकर्मी ने धीरे से उस पुलिसकर्मी से पूछा जिसने अभय को गिरफ्तार किया था, तुम जानते हो कि यह आदमी कौन है? पता नहीं, लेकिन यह ज्यादा बोल रहा था, इसलिए उठा लाया, पुलिसकर्मी ने कहा। अभय ने ठोस आवाज में कहा, तुम लोगों को किसने सिखाया कि अपनी वर्दी का दुरुपयोग करो? क्या तुम्हारी ट्रेनिंग में यह बताया गया था कि जनता को डराकर पैसे लो? पुलिसकर्मी चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास यहां और भी काम है। अभय ने अब थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। तुम्हारा काम है जनता की सेवा करना, न कि उन्हें धमकाना। इस ऑटो ड्राइवर ने क्या अपराध किया है? इसके खिलाफ क्या सबूत है? थाने में सन्नाटा छा गया। कोई भी पुलिसकर्मी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। पुलिसकर्मी जो खुद को सबसे बड़ा मान रहा था अभय के करीब आया। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डरा सकते हो? अगर ज्यादा हीरो बने
तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा। अभय ने उसकी आंखों में देखा और बिना घबराए कहा, तुम चाहो तो मुझे लॉकअप में डाल सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। सीनियर पुलिसकर्मी, जो अब तक चुप था, ने अंततः अभय की ओर बढ़ते हुए कहा, साहब क्या आप। अभय ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। अभी नहीं, पहले इन्हें समझने दो कि वे किससे बात कर रहे हैं। यह सुनते ही पुलिसकर्मी, जिसने अभय का अपमान किया था, अचानक घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। साहब, ये कलेक्टर साहब हैं? उसने हकलाते हुए पूछा। अब अभय ने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए कहा, हाँ, मैं कलेक्टर हूं और मैंने तुम्हारे व्यवहार को नजदीक से देखा है। तुम्हारी वर्दी का यह दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़े घमंड को भी चकनाचूर कर सकती है? जब एक ईमानदार इंसान व्यवस्था के सामने खड़ा होता है तो क्या होता है? यह कहानी उस पल की है जब कलेक्टर साहब ने थाने में अपने धैर्य और सच्चाई से सबको हिला दिया। थाने के भीतर का माहौल एकदम ठहर सा गया था। हर पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा था। उन सभी की आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर साहब की पहचान के उजागर होने के बाद पुलिसकर्मी, जो अभी अभी अभय का कॉलर पकड़कर उन्हें धमका रहा था, उसकी आंखों में अब घबराहट साफ झलक रही थी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप, उसने हकलाते हुए कहना शुरू किया। अभय ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें किसी की पहचान जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है हर नागरिक के साथ इज्जत से पेश आना, चाहे वह कोई भी हो। ऑटो ड्राइवर रमेश, जो अब तक सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था, उसकी आंखों में अब राहत के आंसू थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो ये लोग मुझे झूठे केस में फंसा देते। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अभय ने तुरंत वहां मौजूद सीनियर पुलिसकर्मी को बुलाया। इस थाने में जो भी शिकायतें दर्ज हैं, उन सभी की जांच की जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि कितने मामलों में बेवजह पैसे वसूले गए हैं और इस पुलिसकर्मी को अभी के अभी सस्पेंड किया जाए। सीनियर पुलिसकर्मी ने तुरंत सैल्यूट किया और कहा, जी साहब। अभय ने अपने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह थाने का मामला केवल एक आदमी का नहीं है, यह पूरे सिस्टम का आईना है। अगर आप जैसे लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो जनता का विश्वास हमेशा टूटता रहेगा। उन्होंने वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, आपकी वर्दी का मतलब है सेवा, न कि शक्ति का दुरुपयोग। अगर जनता आपको देखकर डरती है तो यह आपकी विफलता है। अभय ने तुरंत आदेश दिया कि पिछले 3 महीनों की सभी शिकायतें और चालान की रिपोर्ट निकाली जाए। जैसे ही रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई, एक के बाद एक मामले सामने आने लगे जहां झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूले गए थे। हर खुलासे के साथ थाने का माहौल और गंभीर होता जा रहा था। पुलिसकर्मी, जिन्होंने छोटे छोटे भ्रष्टाचार को अपनी दिनचर्या बना लिया था, अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घटना पूरे सिस्टम को कैसे बदल सकती है? यह उस कहानी का अंत है जिसने न केवल एक व्यक्ति को न्याय दिलाया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अभय ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उच्च अधिकारियों को भेज दी। उस पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया गया जिसने रमेश और अभय के साथ बदतमीजी की थी। इसके अलावा थाने में चल रहे भ्रष्टाचार की पूरी जांच के आदेश दिए गए। अगर वर्दी पहनी है तो उसका सम्मान करो, वरना तुम्हें यह वर्दी पहनने का हक नहीं है, अभय ने कड़े शब्दों में कहा। रमेश, जो अब तक अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण दबा हुआ महसूस करता था, पहली बार खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे यकीन है कि न्याय होता है, उसने कहा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय तब होता है जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है। जब इस घटना की खबर गांव और जिले में फैली तो लोग चकित रह गए। अभय बाबू ने दिखा दिया कि एक ईमानदार इंसान क्या कर सकता है। यह हमारे गांव के बेटे का कमाल है। लोगों ने इस घटना को न केवल प्रेरणा के रूप में देखा, बल्कि इसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी माना। अभय ने थाने से निकलने से पहले सभी पुलिसकर्मियों और रमेश से कहा, याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हर कोई अपने काम को ईमानदारी से करेगा तो यह समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अभय प्रताप सिंह की यह कहानी न केवल उनके संघर्ष की गवाही है, बल्कि यह उस शक्ति की भी पहचान है जो ईमानदारी और सच्चाई में छुपी होती है।
क्या आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए? अगर हाँ, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें।